अब हम स्टार्ट करते हैं परक्यूसिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। परक्यूसिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज में रेंट फ्री अकोमोडेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर किसी ने आरएफए का वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो भी चेक कर लेना। आरएफए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली पूछा ही जाता है। इसके बाद जो अदर फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फ्री लोन मीन्स जब एम्प्लॉयर आपसे कोई इंटरेस्ट अमाउंट नहीं चार्ज करता है तो वो होगा इंटरेस्ट फ्री लोन। और कंसेशनल रेट का मतलब अगर मार्केट में रेट है 10% और एम्प्लॉयर आपको इस 10% से कम रेट पे लोन दे रहा हो, जैसे 8% पे, 5% पे या कोई और परसेंटेज, तो जो भी ये डिफरेंस अमाउंट है ये बन जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। देखो, इफ द लोन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को लोन देगा इज फ्री ऑफ इंटरेस्ट, then the value of such facility is charged to tax as per rates announced by SBI। अब देखो, ये जो जैसे एम्प्लॉयर ने दे दिया 4% इंटरेस्ट पे, लेकिन इस 4% को कंपेयर किससे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये इंटरेस्ट कंसेशनल रेट पे है या नहीं? तो इसके लिए SBI की लेंडिंग रेट चेक की जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। और कौन से डे की चेक करेंगे? तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में आपको ये रेट गिवन होगी तो आपको रेट्स नहीं लर्न करनी है SBI की, लेकिन अब में ये जरूर ध्यान रखना है कि ये रेट कौन से डेट की देखनी है। तो ये रेट देखनी है फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। अबाउ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन दी, देखो रेट का पार्ट तो ये हो गया। अब अमाउंट का पार्ट, कौन सी अमाउंट पे निकालना है इंटरेस्ट? तो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ। लास्ट डे ऑफ मंथ पे आउटस्टैंडिंग बकाया जितने रुपए हैं उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब एम्प्लॉयर लोन, एम्प्लॉय लोन किस किस के लिए ले सकता है? तो एम्प्लॉय लोन ले सकता है, खुद के लिए ले सकता है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए ले सकता है, अपने बच्चों के लिए ले सकता है, अपने पेरेंट्स के लिए ले सकता है, सर्वेंट्स के लिए ले सकता है, एंड डिपेंडेंट्स के लिए ले सकता है। तो डिपेंडेंट्स में ब्रदर, सिस्टर, कोई और रिलेटिव जो भी एम्प्लॉय पे डिपेंड कर रहा है तो वो सब इसमें आ जाएंगे। इसमें डिपेंडेंट्स में कोई भी आ सकता है रिलेटिव, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो, दोनों, सर्वेंट्स भी डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो, चिल्ड्रन भी डिपेंडेंट्स हो चाहे नहीं हो, एंड स्पाउस भी डिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो। एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है अगर टोटल लोन अमाउंट 20,000 से ज्यादा नहीं है तो कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा। इफ total amount of original loan is not more than ₹20,000, अगर लोन की अमाउंट 20,000 या उससे कम है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट, when loan is taken for the treatment of diseases mentioned in Rule 3A। देखो, रूल 3 में कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम है, दिल दहला देने वाली बीमारियां, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रूल 3 में स्पेसिफाइड अगर कोई डिजीज है उसके ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया गया है तो उस लोन की वैल्यू को आप ऐड नहीं करोगे सैलरी में। हाउएवर, उस लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो भी ऐड नहीं किया जाएगा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। However, the exemption is not applicable to so much of the loan as has been reimbursed by any insurance company under medical insurance company। Reimbursed का मतलब जब आपको वो पैसा चुका दिया जाता है किसी और के द्वारा,
जैसे अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो आपके हेल्थ पे जो भी खर्चा हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। तो अगर उस केस में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसा दे दिया है तो आपको यहाँ उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो दो एक्सेप्शन क्या क्या है? एक्सेप्शन है, एक तो अमाउंट 20,000 से कम होगा तो, और सेकंड अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है जो कि रूल 3A में मेंशन है, तो फिर ऐसी बीमारी में भी कुछ पैसा खर्च हुआ है तो वो नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अब हम सेकंड पढ़ते हैं, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स को यूज करते हैं तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी? मूवेबल एसेट्स कौन सी होती है? तो ऐसी एसेट्स जिनको मूव किया जा सकता हो, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप्स, फर्नीचर। अब इसके अंदर अगर यूज करा जा रहा है कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी निल। अगर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स यूज करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज निल। और अगर कोई और असेट्स हैं तो उस केस में इन केस ऑफ एनी अदर असेट्स तो इसमें चेक करना पड़ेगा वेदर एम्प्लॉयर इज ओनर ऑफ सच असेट्स और नॉट। अगर एम्प्लॉयर ओनर है, ओनर मीन्स एम्प्लॉयर उस असेट का मालिक है, तो उस केस में 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स बन जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। अगर असेट का ओनर एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर उस असेट को लोन रेंट पे लेके एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रहा है, तो उस केस में एम्प्लॉयर जितना पे कर रहा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगा। तो देखो यूज वाले केस में, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में सबसे पहले कंप्यूटर और लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल है। उसके बाद कोई और असेट्स बचती है, एनी अदर असेट्स, तो उसके केस में हमको चेक करना है ओनर कौन है। इफ एम्प्लॉयर इज ओनर तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एंड इफ एम्प्लॉयर इज नॉट ओनर, रेंट पे लिया गया है तो जितना रेंट चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगी। देखो जब भी आप ऐसा कोई भी रूल पढ़ो टेक्स्ट में तो आपको बहुत सारे रूल्स लर्न करने हैं, तो आप रूल पढ़ने के बाद एक रफ नोटबुक में ऐसे टेबल बना के उसको याद करने का तरीका रखो। जैसे आपने अभी पढ़ा यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स, तो यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स जब आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ चुका है, मैं इसको लिख के देखती हूँ, तो कॉपी में आप लिख के देखो। अगर आप बहुत अच्छे से आपको लर्न हो चुका है तो आपको फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन केस आप कहीं अटकते हो तो उसी वक्त उसको देखो कि आप कहाँ भूल रहे हो, और ऐसे छोटे छोटे चार्ट फॉर्म में बना के पढ़ोगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेंगी चीजें। बहुत लंबा कोर्स है टेक्स्ट का, बहुत वास्ट है सिलेबस, तो उसको लर्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो यूज करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन है। अभी तो यूज ऑफ मूवेबल पढ़ा है, अभी देखना ट्रांसफर का टॉपिक आएगा, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। ट्रांसफर का मतलब यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स में तो क्या है, एम्प्लॉयर सिर्फ यूज करने के लिए दे रहा है, इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। ट्रांसफर के केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ही एसेट दे देता है कि अब ये एसेट अब से तुम्हारी है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी? तो देखो सर्कमस्टेंसेस वेयर एसेट इज न्यूली एक्वायर्ड एंड ट्रांसफर, एम्प्लॉयर कोई नई एसेट खरीदता है और एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने क्या किया, एसेट को खरीदा, एकदम नई एसेट्स है, न्यूली एक्वायर्ड, खरीदा और खरीदते ही ट्रांसफर कर दिया एम्प्लॉय को,
तो इस केस में एम्प्लॉय के लिए वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या हुई, तो एम्प्लॉयर के असेट के लिए जो पैसा एम्प्लॉयर की जेब से लगा, एक्चुअल कॉस्ट जो भी एम्प्लॉयर को आई, वही एम्प्लॉय के लिए वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगी। इसके बाद अगर सेकंड केस, एम्प्लॉयर अगर यूज करी हुई एसेट्स को देता है, वेयर एन एग्जिस्टेड यूज्ड एसेट इज ट्रांसफर्ड। एग्जिस्टेड यूज्ड एसेट्स मतलब एम्प्लॉयर एसेट को यूज कर रहा था, लेकिन अब एम्प्लॉयर के कोई वो काम नहीं आ रही एसेट्स, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको ट्रांसफर कर रहा है एम्प्लॉय को। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट ट्रांसफर कर रहा है जिस असेट को वो ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी, तो देखो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी, अगर कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट्स एज रिड्यूस्ड बाय 50% of each completed years during which it is used by employer on the basis of WDV। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर जैसे 5 lakhs में परचेज किया था एम्प्लॉयर ने, और इसने 1 साल यूज करके 1 ईयर यूज किया और सेकेंड ईयर के बिगनिंग में ही एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में एम्प्लॉय के लिए वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगी, तो देखो 5 लाख में खरीदा, 1 साल का डेप्रिसिएशन 50%, तो 50% 5 लाख का 50% 2,50,000, तो इसकी वैल्यू कितनी बची 2,50,000। तो अगर आफ्टर 1 ईयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को असेट ट्रांसफर करता है, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ट्रांसफर करता है, तो एम्प्लॉय के लिए वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी 2,50,000। वहीं अगर मोटर कार ट्रांसफर कर रहा है, तो देखो मोटर कार के केस में ये रेट है 20%, एक्चुअल कॉस्ट लेस करना है 20% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर सिर्फ वही लेने हैं जिसमें एम्प्लॉयर ने असेट को यूज किया है, इट इज यूज्ड बाय एम्प्लॉयर, और यहाँ पे भी WDV इंपॉर्टेंट है। तो देखो मोटर कार के केस में 20% एंड ऑन द बेसिस ऑफ WDV, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के केस में 50% एंड ऑन द बेसिस ऑफ WDV। अब अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मोटर कार के अलावा कोई एसेट ट्रांसफर की जाती है, तो उसके केस में एक्चुअल कॉस्ट में से लेस करना है 10% फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा मेथड होता है, जहां पे डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ही अमाउंट का लेस किया जाता है। जैसे अगर कोई एसेट 1 लाख में खरीदी है तो 1 लाख का 10% 10,000। अब फर्स्ट ईयर में भी 10,000 ही लेस होगा, सेकेंड ईयर में भी 10,000 ही लेस होगा, थर्ड ईयर में भी 10,000 लेस होगा। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम रहती है। Whereas in case of WDV, अमाउंट WDV जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उस पे कैलकुलेट की जाती है। बहुत बेसिक चीजें हैं जो ये आप 11th में पढ़ चुके हो। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंक्लूड प्रिंटर, डिजिटल डायरी, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज, ये सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आएंगे। Amount determined in above 1, 2 and 3 shall be reduced by the amount, if any, paid by employee being consideration of transfer of assets। देखो इस लाइन का मतलब है अगर एम्प्लॉयर ने कुछ पैसे लिए हैं एम्प्लॉय से, जैसे अगर कंप्यूटर की वैल्यू है 2,50,000 बन रही थी हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और एम्प्लॉय ने उसको 2 लाख रुपए एम्प्लॉयर को दे दिए, तो 50,000 हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। जितना अमाउंट एम्प्लॉय दे देता है वो अमाउंट लेस कर देना है, बाकी का जो रिमेनिंग फिगर होगा वो बन जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी।
तो ऐसे आपको इसको लर्न करना है। अब इसके लिए आप जैसे लर्न कैसे करोगे, तो ट्रांसफर के केस में आपने क्या क्या पढ़ा है उसकी एक शॉर्ट टेबल बना लो। देखो नोट्स तो सिस्टमैटिक रखो, बाकी रफ में जब भी आप लर्न कर रहे हो या रिवाइज कर रहे हो तो उसको ऐसे ट्रांसफर ऑफ एसेट के केस में आपने क्या क्या पढ़ा है। पहले कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, एक तो रेट 50% लगेगा, डेप्रिसिएशन मेथड WDV लगेगा, और थर्ड कंप्लीटेड ईयर्स पे लगेगा। इसके बाद क्या पढ़ा, इसके बाद था मोटर कार। मोटर कार अगर ट्रांसफर की जाए तो उसके केस में 20% ऑन द बेसिस ऑफ WDV। इसके बाद थर्ड एनी अदर असेट्स, तो एनी अदर असेट्स में 10% एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये इसको ऐसे आपको बार बार इनको रिवाइज करते रहना है, और टेबल फॉर्म में जितना लिख के लर्न करोगे उतना ज्यादा आपको लर्न रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। हमारा माइंड पिक्चर्स के फॉर्म में लर्न करता है, इसीलिए जितना ज्यादा टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिक फॉर्म में आप पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है कि वो आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं, और ये शेयर्स आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं। बस एम्प्लॉयज को क्या करना होता है, वेस्टिंग पीरियड में वो जो कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड होती है उनको फुलफिल करना होता है। तो इसके अंदर दो कैटेगरी है, अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगा, एंड सेकंड केस अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या होगा। तो अगर लिस्टेड है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, जिस दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं ऑप्शन उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगी। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से शेयर्स के कुछ पैसे चार्ज करता है तो वो लेस कर दिया जाएगा। जैसे अगर फेयर मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज और एम्प्लॉय से ले लिया गया एक्सरसाइज प्राइस 20 रुपीज, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगी 120 फेयर मार्केट वैल्यू माइनस 20 रुपीज जो कि एम्प्लॉय से ऑलरेडी ले लिया गया है। तो 100 रुपी पर शेयर विल बी द वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। इन केस ऑफ अनक्यूटेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स के केस में होगा फेयर मार्केट वैल्यू विल बी डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन बाय एम्प्लॉय। तो ये भी हमको फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा चार्ज किया गया है तो वो लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एंड टूरिंग एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एंड टूरिंग एक्सपेंसेस में फर्स्ट पॉइंट, इफ सच फैसिलिटी इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर and is not available uniformly to all employees। तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी at which such facilities are offered by other agency to the public। देखो ये फर्स्ट केस क्या है, अगर एम्प्लॉयर ट्यूरिंग फैसिलिटी देता है, अगर एम्प्लॉयर खुद से ट्यूरिंग फैसिलिटी दे रहा है तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी अदर एजेंसी पब्लिक को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगी। जिस भी अमाउंट पे अदर एजेंसी जनरल पब्लिक को फैसिलिटी देती है दैट विल बी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। Second, where an employee is on official tour and he is accompanied by any member of his household। अगर employee किसी official tour पे है अपने family member के साथ, then value of facility
will be amount spent by employer, जितना पैसा employer खर्च कर रहा है उन the persons accompanied by the employee. एम्प्लॉय के साथ जो एम्प्लॉय के रिलेटिव्स ट्रैवल कर रहे हैं उन पे खर्च किया गया पैसा ही वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगा। देखो एम्प्लॉय खुद तो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय खुद तो ऑफिशियल टूर पे ऑफिस का काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय पे खर्च हुआ हुआ पैसे को कोई फैसिलिटी नहीं बोला जाएगा। लेकिन एम्प्लॉय के साथ उनका जो रिलेटिव ट्रैवल कर रहा है उस रिलेटिव पे खर्च होने वाला पैसा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगा। Next point, where an employee is on official tour extended for personal or touring purpose. अगर गोवा में कोई मीटिंग है, कोई गोवा तक जा रहा है, गोवा में मीटिंग अटेंड कर रहा है, तो वो मीटिंग अटेंड करके तो वापस नहीं आएगा। तो साथ में इन्होंने सोचा एम्प्लॉय ने कि हम इस ऑफिशियल टूर को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर 2 डेज की ऑफिशियल मीटिंग है तो 5 डेज का प्लान करते हैं, 2 डेज मीटिंग अटेंड करेंगे, रिमेनिंग 3 डेज वहां घूमेंगे फिरेंगे। तो ये जो 3 दिन में खर्चा होएगा, 2 दिन तो ऑफिशियल है तो उसका वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी में नहीं आएगा, बट जो रिमेनिंग 3 डेज का जो खर्चा है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे खर्च करेगा वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। और इन एनी अदर केसेस जो भी एम्प्लॉयर का खर्चा बनता है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। क्लियर है? तो ट्रैवलिंग और टूरिंग में 4 केस पढ़े हैं। फर्स्ट केस, अब आपको ये टेबल खुद से बनानी है। फर्स्ट केस में क्या था, अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज और नॉट टू ऑल द एम्प्लॉइज, तो उस केस में जनरल पब्लिक को कोई और एजेंसी जो सर्विसेज देती है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगी। सेकेंड ऑफिशियल टूर वाला था, एम्प्लॉय के साथ अगर एम्प्लॉय का कोई हाउस होल्ड जाता है तो उस हाउस होल्ड पे लगने वाला खर्चा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। थर्ड केस में अगर ऑफिशियल टूर को एक्सटेंड कर दिया पर्सनल और टूरिंग पर्पस के लिए, तो जो एक्सटेंडेड पीरियड का खर्चा है जो एम्प्लॉयर ने पे किया वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। एंड इन एनी अदर केसेस जो भी एम्प्लॉयर का खर्चा लगता है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्लॉयर इज एंगेज्ड इन ऑपरेटिंग ट्रांसपोर्ट सच एज रेलवे, एयरलाइंस, रोडवेज एक्सेट्रा। अगर एम्प्लॉयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही करता है जैसे कि रेलवे में है या एयरलाइंस या रोडवेज का काम है, एंड फ्री पास फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय और द मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज फैमिली, या तो एम्प्लॉय को फ्री पास दिए जा रहे हैं या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को फ्री पासेस दिए जा रहे हैं, then such facility is charged to tax in hands of specified employees only. Specified employees कौन से होते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल होती है, तो इसका हमने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को एक्सप्लेन किया है, फिर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज टैक्सेबल होती है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसे देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। एम्प्लॉयर अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है जैसे कि रेलवे, एयरलाइन, रोडवेज और फ्री पास फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय या उसके रिलेटिव्स को, तो फिर ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट फैसिलिटी है फैसिलिटी ऑफ फ्री मील्स एंड टी स्नैक्स। अगर ऑफिस आवर्स के दौरान कोई फ्री मील या चाय नाश्ता कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। तो देखो चाय नाश्ता अगर ऑफिस आवर्स में मिलता है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल। चाय नाश्ता ये नॉन अल्कोहलिक है, कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं, इनके साथ में बिस्किट, नमकीन, ये सब अगर ऑफिस आवर्स में मिलता है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल। मील्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, अगर खाना दिया जा रहा है ऑफिस आवर्स में
और अगर ये कोई रिमोट एरिया में है या ऑफशोर साइट पे है तब तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नील है। और अगर कोई और केस है, रिमोट एरिया नहीं है, ऑफशोर साइट नहीं है, कोई और केस है, तो उस केस में अगर 50 रुपए पर मील तक है तब तो एग्जेम्प्ट है, और अगर 50 रुपए से ज्यादा है पर मील देन टैक्सेबल। और इन अदर केसेस, और ये सिर्फ ऑफिस आवर्स के दौरान है, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। और अगर इन अदर केसेस अदर देन ऑफिस आवर्स एक्चुअल अमाउंट बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर का जो भी खर्चा होता है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी बन जाएगा। नेक्स्ट केस से पहले एक नोट है, food coupons are given then it is exempt from tax only if it is used for eating only। अगर फूड कूपन्स है और सिर्फ खाने के लिए यूज हो रहे हैं देन एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर कोई और कूपन है देन इट इज फुली टैक्सेबल। नेक्स्ट फैसिलिटी, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर और टोकन टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। However, if the value of such gift, voucher or token, as the case may be, is below 5,000, देखो वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर और टोकन का अगर जो वैल्यू है वो 5,000 रुपीज से कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पूरे साल में 5,000 से कम है, तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नील होगी। लेकिन अगर गिफ्ट या तो कैश में है या वाउचर्स और टोकन है जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो हमेशा टैक्सेबल होगा, ऑलवेज टैक्सेबल इवन इफ द अमाउंट इज बिलो 5,000। तो काइंड में है, काइंड में मीन्स कैश में नहीं है और किसी भी फॉर्म में है, देन 5,000 अप टू 5,000 तो एग्जेम्प्ट करना है, मीन्स वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नील हो जाएगी। एंड अगर कैश में है या फिर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है टोकन को, देन आपको ये 5,000 की लिमिट नहीं है कुछ, हमेशा टैक्सेबल होगा, फुली टैक्सेबल। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि कैश है लेकिन 5,000 से कम है, तो आपको ध्यान रखना है कैश मीन्स आपको ये लिमिट नहीं चेक करनी है, कैश मीन्स टैक्सेबल। तो ये जो भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जिसमें आपको लग ही जाएगा पढ़ते ही कि यहाँ पे मुझे कंफ्यूज किया जा सकता है, तो वहां पे एक डेंजर साइन बनाओ और उसको अच्छे से लर्न करना है। और बाकी वैसे जो बीकॉम लेवल पे अगर देखें तो बीकॉम लेवल पे हमारी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरली, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, मतलब वैल्यूज चेंज कर दी जाएगी, एडजस्टमेंट तो सेम ही रहेंगे। तो जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना चांसेस हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन एग्जाम में सही हो सके। तो अभी तो हम फर्स्ट स्टेप पे, फर्स्ट स्टेप तो है रूल को समझना एंड उनको लर्न करना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और सिर्फ क्वेश्चन को एक बार ऐसे पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन को पूरा कॉपी में अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे कोई खर्चा है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी होगी अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एनुअल मेंबरशिप फीस incurred by employee or any member of his household provided by employer or reimbursed shall be taken to the value of perquisites। देखो जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर क्रेडिट कार्ड पे कर रहा है, चाहे एम्प्लॉय के लिए हो रहा हो या एम्प्लॉय के किसी भी घर के मेंबर के लिए हो रहा हो, तो पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई खर्चा ऑफिस वर्क से रिलेटेड है तो फिर वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नहीं होगा। तो बहुत इजी सा रूल है, अगर कोई भी खर्चा एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर पे एम्प्लॉयर कर रहा है तो जितना खर्चा कर रहा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। लेकिन अगर कोई खर्चा ऑफिस वर्क से रिलेटेड है तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नहीं होगा। नेक्स्ट, क्लब मेंबरशिप एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड इन क्लब।
अगर एम्प्लॉयर क्लब मेंबरशिप फीस पे कर रहा है या फिर कोई भी क्लब से रिलेटेड एक्सपेंसेस पे कर रहा है, द पेमेंट और रीइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर, रीइंबर्समेंट मतलब एम्प्लॉयर ने उसका भुगतान कर दिया हो, या तो भुगतान कर दिया हो या फिर जैसे एम्प्लॉय ने पेमेंट किया हो तो एम्प्लॉयर ने उसको दोबारा से चुका दिया हो, of any expenditure incurred including the amount of annual membership fee in a club or any member in his household. डायरेक्ट रूल है, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। जितना एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है? तो द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द क्लब फैसिलिटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इन केसेस में क्लब फैसिलिटी को टैक्सेबल नहीं करना है। फर्स्ट केस, where employer has obtained corporate membership of the club and the facilities enjoyed by the employee or any member of his household। अगर employer ने कोई corporate membership ले रखी है क्लब की और employee या उसका कोई भी member उस corporate membership को enjoy कर रहा है तो value of facility will be nil। Second point, if expenses of club is incurred wholly and exclusively for business purpose। देखो अगर सिर्फ business purpose के लिए कोई खर्चा हो रहा है तो वो value of facility में नहीं आएगा। और थर्ड केस, if the club is used for health, sport and similar facilities provided uniformly to all employees। अगर कोई हेल्थ, स्पोर्ट्स या इनसे रिलेटेड कोई और फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है सब एम्प्लॉयज को, then value of facility will be nil। Next facility है transport facility। तो if transport facility is provided to the employees who work in transport company is taxable to the employee। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई एम्प्लॉयज काम करते हैं तो टैक्सेबल हो जाएगी एम्प्लॉय के लिए। जितना भी अमाउंट चार्ज किया जाता है, अमाउंट चार्जेबल बाय सच ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर रेलवे एंड एयरवेज के एम्प्लॉयज हैं तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी विल बी निल। रेलवेज एंड एयरवेज, तो क्वेश्चन में हमको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर रेलवे का एम्प्लॉय हो या एयरवे का एम्प्लॉय हो तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी निल। Now last, medical facility। मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, अगर इंडिया में कोई मेडिकल फैसिलिटी, देखो मेडिकल फैसिलिटी के पहले एक मेडिकल अलाउंस पड़ा था। मेडिकल अलाउंस क्या होता है? टैक्सेबल होता है कि एग्जेम्प्ट होता है? मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी में रूल्स है जो आपको लर्न करना है। तो मेडिकल फैसिलिटी अगर इंडिया में दी जा रही हो, अगर मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में दी जा रही हो, देन फॉलोइंग मेडिकल फैसिलिटी एंड रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस आर एग्जेम्प्ट। इफ मेडिकल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन इंडिया तो ये फॉलोइंग को एग्जेम्प्ट करना है। अभी मेडिकल फैसिलिटी कहाँ कहाँ प्रोवाइड करी हो? तो मेडिकल फैसिलिटी इन हॉस्पिटल, क्लिनिक और नर्सिंग होम मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। देखो फर्स्ट पॉइंट, तो अगर मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर के क्लिनिक या एम्प्लॉयर के नर्सिंग होम में प्रोवाइड किया जा रहा हो। सेकंड, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाया जा रहा हो। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल के अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, और ये किसके लिए? स्पेसिफाइड डिजीज के लिए अप्रूव्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ट्रीटमेंट के लिए रिकॉग्नाइज किए गए हों, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को अच्छे से मार्क कर लेना। ये कोई और प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। Last point, premium paid by the employer on health policy
taken on employees under the scheme approved by central government. तो ये 5 केस है जिसमें मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होगी. हमें ये 5 केसेस अच्छे से लर्न करने हैं. फर्स्ट पॉइंट, जब एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल या नर्सिंग होम हो. सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉयर का नहीं हो लेकिन कोई और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो. थर्ड, प्राइवेट हॉस्पिटल बट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. और नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा जो अप्रूव्ड हो स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए. और लास्ट, अगर एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोवाइड करता है जो भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हो. ये तो है इन इंडिया. अगर आउटसाइड इंडिया हो देन, तो आउटसाइड इंडिया के केस में मेडिकल एक्सपेंसेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. लेकिन इसके लिए ये देखना है कि आरबीआई जितना लिमिट सैंक्शन करती है उस लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा एग्जेम्प्ट नहीं होगा. सेकेंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. इसके बाद अगर वहां जाओगे तो कुछ ना कुछ खर्चा तो वहां रहने का भी होगा. और अभी बीमार व्यक्ति है तो उसके साथ कोई ना कोई अटेंडेंट तो जाएगा ही जाएगा. तो एक्सपेंडिचर इनकम वर्ड यहाँ पे सिर्फ बढ़ गया और उसके साथ गए हुए एक टका टू दी एक्सटेंट ऑफ कंटेड बाय आरबीआई लगा सकते हो. और लास्ट देखो, आउटसाइड इंडिया में जो मेन पॉइंट है, इंडिया में मेडिकल तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा लेकिन आरबीआई जितना लिमिट अप्रूव करेगी वहां तक. नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्टे अब्रॉड ऑफ पेशेंट, जो भी खर्चा हो रहा है वो भी एग्जेम्प्ट आरबीआई जिस लिमिट सैंक्शन करती है वहां तक. थर्ड पॉइंट, ट्रैवल का जो खर्चा है. देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट का पढ़ लिया, मेडिकल खर्चा ये तो आप परमिट करेगी वहां तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा. के बाद वाला ट्रैवल के खर्चे के लिए हमको चेक करना है क्या एम्प्लॉयज का जीटीआई 2 लाख से कम है या ज्यादा है. तो देखो, अगर 2 लाख से कम हुआ तब तो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, और अगर 2 लाख से ज्यादा है देन टैक्सेबल. तो यहाँ पे आपका ये फैसिलिटीज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज कंप्लीट होती है. हो सकता है आपको बीच में थोड़ा बोरिंग लगाओ क्योंकि मैंने सारी फैसिलिटीज एक वीडियो में ही ले ली, लेकिन अब आपका ये फैसिलिटीज टॉपिक कंप्लीट हो गया है. देखो, फैसिलिटीज में पता आप ऑलरेडी बोर हो चुके होंगे बट थोड़ी देर और. फैसिलिटीज में आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये खुद एक बड़ा टॉपिक है तो इसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है. इसके बाद अभी ये टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज वाला बता रही हूं मैं, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज. उसके बाद सेकंड, आज जो हमने पढ़ी है ये 11 फैसिलिटीज, इसमें फर्स्ट पढ़ा इंटरेस्ट फ्री लोन. इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसबीआई लैंडिंग रेट चेक करनी है. एसबीआई लैंडिंग रेट कौन से डे की देखनी है, तो फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर. अमाउंट क्या लेनी है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ.
इंटरेस्ट फ्री लोन के बाद इंटरेस्ट फ्री में भी 2 पॉइंट पढ़े कि कब इंटरेस्ट फ्री को वैल्यू ऑफ फैसिलिटी नहीं लेना है, तो अगर लोन अमाउंट 20,000 से कम हो तो, और सेकंड केस वो बीमारी वाला रूल 3 में ए में मेंशन अगर कोई बीमारी है तो उस केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल हो जाएगी। इंटरेस्ट फ्री लोन के बाद पढ़ा हमने यूज ऑफ मूवेबल असेट्स। तो यूज ऑफ मूवेबल असेट्स में क्या क्या पढ़ा? यूज ऑफ मूवेबल असेट्स में 2 पॉइंट, कंप्यूटर लैपटॉप्स के केस में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल, और बाकी के केस में ओनरशिप चेक करनी पड़ेगी। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स के बाद थर्ड पॉइंट ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स में क्या क्या पॉइंट था? ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स में पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या नई असेट्स है, न्यूली एक्वायर्ड। अगर न्यूली एक्वायर्ड असेट्स है तो जितना कॉस्ट एम्प्लॉयर के लगा वो पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। और अगर यूज्ड असेट्स ट्रांसफर करते हैं तो 3 केस, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सेकंड कार, एंड थर्ड एनी अदर असेट्स। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के केस में क्या है रूल? 50% और डेप्रिसिएशन किससे लगाना है? WDV से। कार के केस में 20% एंड WDV से। एनी अदर के केस में 10% एंड SLM से। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स के बाद क्या पढ़ा था? ESOP। तो ESOP के अंदर कोटेड शेयर एंड अनकोटेड। कोटेड शेयर के वैल्यू ऑफ फैसिलिटी फेयर मार्केट वैल्यू जो भी है माइनस एक्सरसाइज प्राइस, और अनकोटेड शेयर के केस में भी फेयर मार्केट वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन होगी जो मर्चेंट बैंकर डिटरमाइन करेगा। इसमें से जितना पैसा ले लिया वो लेस कर दिया जाएगा। ESOP के बाद क्या पढ़ा? ट्रैवलिंग एंड ट्यूरिंग। तो ट्रैवलिंग एंड ट्यूरिंग में 4 केस पड़े हैं। ट्रैवलिंग एंड ट्यूरिंग के केस में 4 केसेस कौन कौन से हैं? पहला तो फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है और सब एम्प्लॉइज को नहीं दे रहा है। अगर सब एम्प्लॉइज को नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? चेक करोगे कि कोई और अदर एजेंसी है वो जनरल पब्लिक को किस रेट में देती है सेम फैसिलिटी, और वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट केस, अगर ऑफिस टूर है और साथ में घर का कोई मेंबर भी जा रहा है तो घर के मेंबर पे लगने वाला खर्चा हो जाएगा वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। थर्ड केस, वो गोवा वाला टूर एक्सटेंड कर दिया अपने ऑफिशियल को पर्सनल घूमने फिरने के लिए, तो उस केस में जो भी एक्सटेंडेड पीरियड का खर्चा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। लास्ट, अगर कोई और केस है तो एम्प्लॉयर के जो भी खर्चा लगा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। इसके बाद 6th केस, फ्री मील्स वाला। तो अगर चाय नाश्ता दिया है तो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल, खाना दिया है तो 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 50 से ज्यादा का पर मील है तो फिर टैक्सेबल। इसके अलावा अगर ये तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स था, अगर ऑफिस आवर्स के बाद में कोई खाने का मील्स दी जा रही है या चाय नाश्ता कुछ भी दिया जा रहा है तो एम्प्लॉयर के जो खर्चा लगा वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। इसके बाद हमने पढ़ा था 6th पॉइंट के बाद 7th गिफ्ट वाला। तो गिफ्ट में वो 5000 की लिमिट याद रखनी है। काइंड में है तो अप टू 5000 एग्जेम्प्ट, और अगर कैश में है तो फिर फुली टैक्सेबल। उसके बाद क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के केस में एम्प्लॉयर के जो भी खर्चा लग रहा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का खर्चा ऑफिस के लिए हो रहा है तो फिर वैल्यू ऑफ फैसिलिटी निल। इसके बाद हमने पढ़ा क्लब मेंबरशिप।
तो क्लब मेंबरशिप का भी एम्प्लॉयर के जो भी खर्चा लग रहा है वो वैल्यू ऑफ फैसिलिटी हो जाएगा। 3 केस पड़े हैं जिसमें क्लब मेंबरशिप इससे रिलेटेड खर्चे एग्जेम्प्ट होंगे। या तो कोई एम्प्लॉयर ने कॉर्पोरेट मेंबरशिप ले रखी हो, या फिर स्पोर्ट्स हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड क्लब हो, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए आपने